अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये तस्वीर बांग्लादेश के साथ सरहद रखने वाली इंडियन स्टेट आसाम के दारंग डिस्ट्रिक्ट की है। इस डिस्ट्रिक्ट की 65% आबादी मुसलमानों की है, जबकि हिंदू बिरादरी यहाँ पर मुसलमान आबादी के तकरीबन आधे हिस्से के बराबर है। जैसा कि हम कहते रहते हैं ब्रॉडर व्यू में कि सदियों से सिंस सेंचुरीज आसाम जो था ये बंगाल का इलाका रहा है। इसी वजह से यहाँ पर सदियों से बड़ी तादाद में बांग्ला ज़बान बोलने वाले लोग जिनका ताल्लुक इस्लाम से है वो यहाँ कई सेंचुरीज से रहते हुए आए। अलबत्ता अब इंडिया के अंदर इंतहा पसंद हिंदुओं के बढ़ते हुए असर की वजह से इन लोगों के लिए भी मुसीबतें बढ़ चुकी हैं और इन मुसलमानों को सिटीजनशिप से पहले ही महरूम कर दिया गया है। लेकिन अब फिजिकली भी टॉर्चर शुरू हो चुका है इनके ऊपर सरकारी सरपरस्ती में, और डिमांड इनसे यही की जा रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि आसाम से निकलो और बांग्लादेश चले जाओ। आसाम के इस दारंग ज़िले की कुल आबादी का एज वी सेड 65% लोग मुसलमान हैं। इस ज़िले के 50% लोग बांग्ला ज़बान बोलते हैं और ये ज़िला आसाम के उन ख़ास इलाकों में से एक है जिसके ऊपर आरएसएस और बीजेपी के गुंडों और दीगर इंतहा पसंद हिंदू ग्रुप्स की नज़रें गड़ी हुई हैं। दारंग उनमें से मेन इलाका है। अपनी मुस्लिम मेजॉरिटी की वजह से ये इंतहा पसंद हिंदू जो गुंडे हैं उनके नज़रों में आया हुआ है। अब हुआ यह है कि यूपी के योगी आदित्यनाथ की तरह आसाम में भी बीजेपी ने एक अपना इंतहाई एक सख्त किस्म का गुंडा हेड ऑफ द स्टेट बना के इस शर्त पर लगाया हुआ है कि मुसलमानों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन चाहिए हमें। तो अब वहाँ हो यह रहा है कि आसाम के मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में मुसलमानों को ही बेघर करने और उनको भगाने के लिए पुलिस की सरपरस्ती में सरकार की निगरानी में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर मुसलमानों को वहाँ से खदेड़ने का काम शुरू हो चुका है बड़े पैमाने पे। अब इस सिलसिले में बीजेपी की हुकूमत रखने वाले इस आसाम स्टेट में पुलिस की बड़ी तादाद दारंग ज़िले के अंदर भेजी गई और वहाँ से मुसलमानों के घर तोड़ फोड़ कर उनको ये कहा जा रहा है कि निकलो इधर से और जाओ बांग्लादेश, तुम बांग्लादेशी हो। अच्छा, बज़ाहिर दुनिया को ये बताया जा रहा था कि ये लोग ना मंदिर की 27,000 एकड़ ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। बज़ाहिर ये बताया गया दुनिया को कि ये इंक्रोचमेंट का एक है ऑपरेशन, लेकिन असल जो एक इसमें फैक्टर है वो मुस्लिम फैक्टर है। बुनियादी तौर पर ये वो मुसलमान हैं जिनमें से अक्सर को मोदी सरकार पहले ही सीएए और एनआरसी लाकर स्टेटलेस कर चुकी है। इनके साथ आए दिन यहाँ पर ज्यादतियाँ वैसे ही होती रहती हैं, इनकी मार पिटाई होती रहती है। लेकिन अगर ये पुलिस के पास भी जाते हैं तो पुलिस इनको कहती है कि तुम तो गैर कानूनी तौर पर वैसे ही रह रहे हो यहाँ पर, तुम तो इंडियन हो ही नहीं, तो तुम्हारी एफआईआर कहाँ से दर्ज करेंगे। दिस इज़ द मैस विच मोदी सरकार हैज़ क्रिएटेड फॉर द मुस्लिम्स इन आसाम। अब पूरे स्टेट के अंदर जो मुसलमान स्टेटलेट्स हुए पड़े हैं ना, उनकी ज़मीनों पर, उन बेचारों के घरों पर हिंदू गुंडों की नज़रें गड़ी हुई हैं, क्योंकि आसाम में सीएए और एनआरसी नाफिज होने के बाद बहुत सारे मुसलमानों को प्रॉपर्टी राइट से महरूम कर दिया गया है, बहुत सारों को सिटीजनशिप से निकाल दिया गया है। इसी सिलसिले में दारंग ज़िले के मुसलमानों को तंग भी किया जा रहा है। पहले इनको कहा गया कि अपनी ज़मीनें और प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो औने पौने दामों बेचो और भागो यहाँ से, और इनकार करने पर जनाब मंदिर की ज़मीनें कहकर भरपूर क्रैकडाउन उनके ऊपर शुरू किया गया है। ये जो 23 सितंबर को कार्रवाई हुई है, और इंडियन मीडिया ज़ाहिर है मुसलमान इश्यूज़ को ज़्यादा उठाती नहीं है, लेकिन जैसे कि हम कहते रहते हैं कि आजकल सबकी जेब में ना मोबाइल कैमरा है, हर कोई रिपोर्टर बना हुआ है। तो इस पुलिस क्रैकडाउन के कुछ सीन्स किसी ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे लगा दिए। वहाँ पर जो कुछ भी पुलिस कर रही थी किसी ने रिकॉर्ड करके मोबाइल से सोशल मीडिया पे लगा दिए, जिससे जनाब आलमी सतह पर बड़ी हजीमत का सामना मोदी सरकार को उठाना पड़ा है। उन वीडियोस में नज़र आ रहा है कि अपनी ज़मीन को बचाने के लिए बेचारा एक निहत्ता अनआर्म्ड बंदा, यूट्यूब पर पड़ी हुई है ये क्लिप अगर आप देखना चाहें तो, अनआर्म्ड बंदा एक बेचारा प्रोटेस्ट कर रहा है। कुछ भी नहीं है उसके पास, हाथ खाली हैं उसके बिल्कुल, उसने लुंगी पहनी हुई है और बनियान पहनी हुई है, ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रहा है। और पुलिस के रूप में इंतहा पसंद जो गुंडे हैं, यानी आसाम की पुलिस में भी गुंडे भर्ती कर दिए गए यूपी की पुलिस की तरह, तो वो पुलिस के रूप में एक इंतहा पसंद गुंडा जो है वो उसको गोली मार देता है। पुलिस वाला स्ट्रेट गोली मारता है उसको बेचारे को, वो निहत्ता प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको स्ट्रेट गोली मार देता है। और फिर वो पुलिस वाला और वो जो पुलिस के साथ सरकारी फोटोग्राफर आया हुआ था, वो बंदा भी इस मरे हुए बंदे की डेड बॉडी को लाते मार रहे हैं। बड़ी ही तकलीफदेह वीडियो है, ये वायरल हो गई है, ये वीडियो वायरल हो गई है।
और जिल्लत की इंतहा देखें कि दर्जनों लोग घायल करने और कम से कम 10 लोगों के हलाक होने की यानी एक रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं, लेकिन सरकारी सतह पर 2 लोगों के हलाक होने का कहकर नंबर्स छुपाए जा रहे हैं आलमी लेवल पर जलील होने से बचने के लिए कि सिर्फ 2 लोग जो है ना वो हलाक हुए, लेकिन जो आज़ाद ज़राए हैं वो 10 लोगों से ऊपर हलाकतों की इसमें एक कन्फर्मेशन दे रहे हैं। ये हो रहा है आसाम के अंदर मुसलमानों के साथ। अच्छा, ये 23 सितंबर को वाक़या हुआ था। इससे पहले 20 सितंबर को भी मुसलमानों को बेघर करने के लिए एक ड्राइव शुरू हुई थी। उसमें गड़बड़ इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि उन मुसलमानों को ज़िले इंतज़ामिया ने दूसरी जगह पर एक जगह दे रखी थी जहाँ पर टॉयलेट्स भी नहीं थे, पानी भी नहीं था, मगर चूँकि उनको मुतबादल ज़मीन मिल गई और बेचारी ये वैसे ही मजलूम है तो इन्होंने ज़्यादा प्रोटेस्ट कुछ नहीं किया, खामोशी के साथ इन्होंने अपनी ज़मीनें छोड़ी और वहाँ पर मुतबादल ज़मीन पर जाकर वो आबाद होने का उन्होंने फ़ैसला किया। उनको पहले दिखाई गई 20 सितंबर को, लेकिन 23 सितंबर को जो एवैक्यूएशन ड्राइव सामने आई है ना, एवैक्यूएशन यानी एंटी इंक्रोचमेंट के नाम पर जो एक ड्राइव शुरू की है उन्होंने बीजेपी सरकार ने, आसाम के अंदर बीजेपी की हुकूमत है, इसमें इन बेचारों को सिंपली कहा गया कि निकलो बस, मतलब कोई अल्टरनेट ज़मीन नहीं मिलनी आपको, कुछ भी नहीं मिलना, जहाँ पे आप रह रहे हो ये खाली करो घर और निकलो यहाँ से, बस यही ऑर्डर उनको दिए गए। उससे फिर ये सारा हंगामा शुरू हुआ। ज़ाहिर है इन बेचारों के पास तो कोई जगह थी नहीं ना दूसरी रहने के लिए, तो इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हमें आप निकाल तो रहे हैं लेकिन हम जाएंगे कहाँ पे, हमारे पास तो कोई दूसरी जगह है भी नहीं। इन बेचारों के कोई कच्चे घर नहीं बने हुए, कोई महल नहीं बने हुए, छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं जिनको गिरा दिया गया। अब इस सब के असरात बांग्लादेश इंडिया ताल्लुकात पर भी लाजमी तौर पर पड़ने हैं, स्पेशली तब जब आसाम के ये बेघर होने वाले मुसलमान नए घर की तलाश में बांग्लादेश का रुख करेंगे, जहाँ कम से कम उनको ये यकीन तो होगा कि एक ही फेथ की वजह से इनको कम्युनल वायलेंस को फेस नहीं करना पड़ेगा बांग्लादेश के अंदर, तो इनके लिए बांग्लादेश एक अट्रैक्टिव जगह बन जाएगी माइग्रेशन के लिए। तो जब बहुत ज़्यादा माइग्रेशन यहाँ से शुरू हो जाएंगी तो बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब होंगे। और आसाम के अलावा बिहार में भी ये इवैक्यूएशन ड्राइव शुरू होने के प्लानिंग्स हो रही हैं। ये हम आपको लेटेस्ट न्यूज़ बता देते हैं कि बिहार में भी प्रिपरेशन शुरू हो गई हैं, तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। अल जज़ीरा खबर लगा रहा है कि 29 अगस्त को बिहार के सिवान ज़िले के अंदर, जहां की कुल आबादी का 20% मुसलमान है, यानी एक सिग्निफिकेंट मुसलमान आबादी है वहां पर सिवान ज़िले के अंदर, सिवान ज़िले की पुलिस ने जनाब नोटिफिकेशन जारी किया है पब्लिक के नाम उन्होंने एक ऐलान जारी किया है कि जहां कहीं आपको बांग्लादेशी नज़र आए, किसी में शक भी हो ना कि ये बांग्लादेशी हो, तो फ़ौरन पुलिस को आप इतला करें। ये नोटिफिकेशन सिवान ज़िले, बिहार के सिवान ज़िले की पुलिस ने जारी किया हुआ है कि अगर किसी में शक भी हो कि ये बांग्लादेशी है तो हमें बता दें। ये बात याद रहे कि बिहार में भी आरएसएस बीजेपी के गुंडों की इत्तेहादी हुकूमत बनी हुई है। अच्छा जी, सिवान ज़िले में पुलिस ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके 3 दिन के बाद, यानी सिवान ज़िले में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ इसके 3 दिनों के बाद बिहार के मुस्लिम मेजॉरिटी ज़िले किशनगंज, जहाँ की 65% आबादी मुसलमान है, बिल्कुल आसाम के दारंग ज़िले की तरह वाला सीन है। यहाँ पर भी 65% किशनगंज के लोग जो हैं वो मुसलमान हैं। बिहार के ज़िले किशनगंज के ज़िले मजिस्ट्रेट ने ज़िले इंतज़ामिया को लेटर लिख दिया कि जल्दी मैकेनिज़्म बनाएं कि बांग्लादेशियों को कैसे निकालना है किशनगंज से। अब ये मजिस्ट्रेट लिख रहा है ज़िले इंतज़ामिया को कि जल्दी मैकेनिज़्म बनाए, बांग्लादेशियों को निकालें यहाँ से, बिहार से। ये याद रहे कि 18 अगस्त को बिहार के हाई कोर्ट ने भी पूछा था हुकूमत से, बिहार हुकूमत से, कि भाई डिटेंशन सेंटर बने कि नहीं बने, यानी डिटेंशन सेंटर वो जहाँ पर जिसमें शक होगा कि ये बांग्लादेशी है, बाहर का है, उसको डिटेंशन सेंटर में रखेंगे, फिर उनको डिपोर्ट करेंगे, वो वाली बिल्डिंग्स के लिए पूछ रहे हैं। हाई कोर्ट पूछ रहा है हुकूमत से बने कि नहीं बने, और हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर नहीं बने तो जल्दी बनाएं, और बहुत सारे बनाएं इन लोगों के लिए। बिहार के ही बड़े शहर पटना के हाई कोर्ट से भी कहलवा दिया गया है कि डिटेंशन सेंटर्स बनाएं। अब ये अजीब मसला है, पटना का हाई कोर्ट भी कह रहा है कि डिटेंशन सेंटर बनाएं, बड़े बड़े डिटेंशन सेंटर बनाएं जहां पर इन लोगों को रखा जाएगा डिपोर्ट करने से पहले। और ये बात समझना ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं कि इंडियन नॉर्थ ईस्ट हो, इंक्लूडिंग आसाम, और इसके अलावा बिहार वगैरह के मुसलमानों को कहाँ डिपोर्ट किया जाएगा। ये जो कोर्ट ने कहा है पटना वाले ने कि डिपोर्ट करने से पहले इनको डिटेंशन सेंटर्स में रखें, तो कहाँ डिपोर्ट करेंगे, ये बात समझना तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं। चाइना तो नहीं भेजेंगे ना इनको।
नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आसाम के अंदर जो मुसलमान हैं और बिहार के अंदर, इनको चाइना तो नहीं भेजेंगे ना, कहाँ भेजेंगे? ले देकर एक ही मुल्क है इस एरिया में, जहाँ के लिए ओपनली कहा भी जाता है कि ये सारे जो नॉर्थ ईस्ट के मुसलमान हैं, ख़ास तौर पर आसाम के और बिहार के, ये बांग्लादेशी हैं। ले देकर एक ही मुल्क है, वहाँ पर डिपोर्ट किया जाएगा। ये माहौल बना दिया गया है ना इन तमाम इलाकों के अंदर। यही माहौल बना, जब से मोदी साहब की सरकार आई है, यही माहौल बना है ना इन सारी स्टेट्स के अंदर कि ये जो सारे लोग मुसलमान हैं ये बांग्लादेशी हैं। ये माहौल बना दिया गया है वैसे ही। तो एक भरपूर तैयारी इंडिया के अंदर जनाब हो रही है, एक भरपूर तैयारी हो रही है। 2024 के इलेक्शन से पहले पहले इंडियन मुसलमानों की बड़ी तादाद को बांग्लादेश भेजने के लिए एक भरपूर तैयारी हो रही है। कश्मीर और आसाम के बाद बिहार वो स्टेट है जहां पर आरएसएस बीजेपी के गुंडे आर्टिफिशियली डेमोग्राफीज टेम्पर करने की अटेम्प्ट्स करने वाले हैं जल्द ही। यानी तीसरा जो टारगेट है ना डेमोग्राफी तब्दील करने के लिए, कश्मीर के अंदर भी अटैम्प्ट्स हो रही हैं। वहाँ पर बाहर के लोगों को आर्टिकल 370 हटाने के बाद शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि वहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी एक स्टेट बनाया जा सके उसको। आसाम के अंदर उल्टा हो रहा है। आसाम पहले ही एक बड़ी तादाद में उसमें मुसलमान रहते हैं, तो इनको वहाँ से निकालने के अटैम्प्ट्स हो रहे हैं। और अब तीसरा जो नंबर लगने वाला है वो लगने वाला है बिहार का। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश के अंदर ये जो एक रेफ्यूजीज़ की दूसरी वेव आनी है इंडिया से, इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? दिस इज़ द मेन क्वेश्चन एंड ओनली टाइम विल टेल दिस कि बांग्लादेश क्या इस पर स्टेप्स लेता है। क्या बांग्लादेश इस पर कोई कंक्रीट एक्शन लेता है इंडिया के खिलाफ, या जैसे सीएए और एनआरसी पास होने के बाद चंद महीने की नाराज़गी हुई, उसके बाद इंडियन लॉबीज़ ने दोबारा इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने, रिपेयर करने शुरू कर दिए कि खैर है सीएए पास हो गया, दैट्स ओके, आए तो नहीं ना लोग, ये कहकर उन्होंने रिपेयर करना शुरू कर दिया इंडिया बांग्लादेश ताल्लुकात को सरकारी सतह पर। अब भी क्या वैसा ही होगा? ताल्लुकात रिपेयर कर दिए जाएंगे, लाखों लोग बांग्लादेश के अंदर आएंगे, तब तक उन 4, 6, 8, 10 महीनों में यानी ताल्लुकात ख़राब रहेंगे, फिर से रिपेयर हो जाएंगे? क्या यही होने जा रहा है दोबारा? लेकिन ये बात तय है कि पब्लिक के लेवल पर बांग्लादेश के अंदर जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हैं वो मज़ीद बढ़ने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। और आपको इम्पोर्टेंट बात बता दें कि बांग्लादेश के अंदर से अभी तक कोई आवाज़ आए ना आए, पाकिस्तान ने इंडिया के डिप्लोमेट्स को ऑफिशियली अपने फॉरेन ऑफिस से मैसेज दे दिया है कि ये जो एंटी मुस्लिम कार्रवाइयाँ हो रही हैं ना वहाँ पर आसाम के अंदर, इन गुंडों को पकड़ें और सज़ा दें। हमें बहुत कंसर्न है इस पर। इन गुंडों को पकड़ें आप और इनको आप इबरतनाक सज़ा दें। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने आज इंडिया के साथ प्रोटेस्ट किया है कि आसाम वाला जो वाक़यात हो रहे हैं ना वो हमें किसी सूरत मंजूर नहीं है और इसको आप ठीक करें। अलबत्ता ये कंफर्म नहीं है कि बांग्लादेश की सरकार की तरफ से अभी तक इस तरह की कोई कंडेमिनेशन जारी की गई है या नहीं जारी की गई, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। लेट्स सी कि शेख हसीना सरकार अब इस वाक़े पे सख्त स्टांस लेती हैं या नहीं लेती, क्योंकि 2016 में पहला अटैम्प्ट हुआ था, ये याद दिला दें आपको, 2016 में पहला अटैम्प्ट हुआ था आसाम के मुसलमानों को बांग्लादेश भेजने का, लेकिन वो अटैम्प्ट नाकाम हुआ था। ये दूसरा अटैम्प्ट है। अब जो हो रहा है ये दूसरा अटैम्प्ट है और बांग्लादेश ने ये अटैम्प्ट नाकाम बनाना है हर सूरत में। और जैसा कि हमने कहा कि पाकिस्तान वैसे ही कूद पड़ा है इसमें। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने इस पे इंडिया को एक ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया है कि ये जो कुछ हो रहा है हमारी नज़र है इस पर और उसको रोकें। अगर पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश इस पर कोई ज्वाइंट एक्शन लेता है, एक ये हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है दोनों मुल्कों के साथ यानी मिलकर काम करने के लिए, अगर वो कोई ज्वाइंट एक्शन लेते हैं इस पे तो इसका यकीनन बहुत ज़्यादा असर हो सकता है इंडिया के फॉरेन रिलेशंस पर। यानी दोनों अहम मुल्क हैं, बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी, अगर मिलके कुछ करते हैं तो डिप्लोमेटिकली ज़्यादा असर इंडिया के ऊपर डलवा सकते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि सीएए और एनआरसी का जो हल है ना, सोल्यूशन, ये बड़ी हद तक बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के हाथ में है अगर ये दोनों मुल्क मिल के काम करते हैं तो इस पर। लेकिन उसके लिए इंडियन लॉबीज़ के जो किरदार हैं और वहाँ पे जो इंडियन लॉबीज़ की हरकतें हैं ना उनको थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आने की कोशिश करते हैं किसी ज्वाइंट मुद्दे पे तो कोई ना कोई आर्टिकल आ जाता है, कोई ना कोई इस तरह की बात आ जाती है। 1971 में ये हुआ था, याद करें, इंडिया ने ये किया था, कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसी हो जाती है चीज़ जिससे फिर दोबारा से वो जो गर्म जोशी होती है थोड़ी सी फीकी पड़ने लगती है। लेकिन अब हालात दोनों मुल्कों को इस तरफ मजबूर कर रहे हैं, इंडिया की जो हरकतें हैं वो इन दोनों मुल्कों को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को मजबूर कर रही है कि कम से कम वो अपने जो कॉमन इंटरेस्ट हैं, ज्वाइंट इंटरेस्ट हैं, इन पे ये एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं। अब देखना ये कि शेख हसीना इस पर कोई कंक्रीट एक्शन लेती हैं या नहीं लेती, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश इस पर सख्त स्टांस ले।
आसाम का जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ लगता है, यहाँ पर जो भी गड़बड़ होगी ना, इसका ऐसे ही बांग्लादेश के ऊपर असर पड़ेगा जैसे रखाइन स्टेट का जो गड़बड़ थी उसका असर बांग्लादेश के ऊपर पड़ा है। तो आसाम के अंदर भी अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसका असर बांग्लादेश पे पड़ेगा। दोनों, इसकी भी रखाइन की तरह बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगती है।